दिल्ली 6 दिन से लाचार है। देश की राजधानी में कब तक हाहाकार है, यह सवाल आज हर दिल्ली वाले की जुबान पर है। लेकिन नेता अपनी अपनी सियासत में बिजी है। केजरीवाल मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं तो बीजेपी केजरीवाल सरकार पर उंगली उठा रही है। आईटीओ बैराज के 32 में से 5 गेट इस समय नहीं खुल पाए, सिर्फ एक को खोलने में कामयाबी मिली है। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी आईटीओ बैराज के 5 गेट ना खुलने की रिपोर्ट मांग ली है और इस बैराज को हरियाणा सरकार ही ऑपरेट कराती है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने तो सीधे सीधे यह भी आरोप लगा दिया कि दिल्ली सरकार हथनीकुंड बैराज पर झूठ बोल रही है। अब सवाल यही है कि दिल्ली में आई बाढ़ पर झूठ बोलने वाला अपराध कौन कर रहा है और दिल्ली में आई बाढ़ का भयानक सच क्या है, और इस रिपोर्ट से समझते हैं। दिल्ली में बाढ़ आने से ठीक पहले हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में क्या हुआ? बैराज का गेट खुला तो पानी कैसे आगे बढ़ा, कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा? क्या सच में यूपी हरियाणा की तरफ वाले कैनाल का गेट बंद रखा गया? क्या सच में कोई साजिश हुई? ये केंद्र सरकार की गहरी साजिश है दिल्ली वालों को मुसीबत में डालने की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। बाढ़ के पानी ने जब दिल्ली को डुबोया तो दिल्ली के आईटीओ पर बने बैराज में क्या हुआ? बैराज के 32 में से 5 गेट क्यों नहीं खुले? रेगुलेटर नंबर 12 क्यों टूटा? क्या यह बहुत बड़ी लापरवाही थी या बहुत बड़ी कोताही थी? इसके लिए किसकी जिम्मेदारी थी? एक आईआईटी पास इंजीनियर जो अपने आप को पढ़ा लिखा होने का अभिमान करता है, उसकी चर्चा करता है और दूसरों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री पर मुझे संदेह होता है। आज उसको 2 बार मुख्यमंत्री बने हुए 8 साल हो गए। 8 साल में वो एक बार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए कि उसने कितनी बार में बाढ़ की कोई ऐसी स्थिति आ जाए उसके ऊपर में कितनी बार ऐसी मीटिंग करी है और उसके लिए क्या कदम उठाए हैं। एक बार हमें केवल वो आंकड़ा दे दे तो उसका जवाब आएगा 0। दिल्ली को पानी पानी हुए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन शोर इस बात का नहीं मच रहा कि हालात कैसे सुधारे जाएं। बहस इस बात पर हो रही है कि दिल्ली को उसने डुबोया, दिल्ली को इसने डुबोया। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को किसने डुबोया? क्या वाकई में दिल्ली को दरिया बनाने की साजिश रची गई? क्या दिल्ली में आई बाढ़ वाकई प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड थी? क्या सुप्रीम कोर्ट को डुबोने का षड्यंत्र रचा गया? ये सारे सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसे सीधे सीधे बीजेपी स्पॉन्सर्ड आपदा डिक्लेयर कर दिया है। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को डुबाने का प्लान बनाया, आम आदमी पार्टी ने यह तक फैलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तो बाढ़ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम ट्विटर पर साजिश 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 वाले टेक्स्ट का बाढ़ ला चुका है। 1 2 3 4 चेहरे देख लीजिए, ये सारे केजरीवाल की पार्टी के नेता हैं। जिस वक्त दिल्ली डूब रही है उस वक्त ये अपना बेशकीमती वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाया कर रहे हैं। हर कोई बस एक ही टॉपिक पर बोल रहा है और वो टॉपिक है बाढ़ ने नहीं, मोदी ने दिल्ली को डुबो दिया। ईस्टर्न कैनाल के अंदर पानी छोड़ दिया गया, वीडियो दिखा दो। सौरभ भारद्वाज आए, हथनीकुंड बैराज का एक वीडियो दिखाया और दिल्ली को पानी पानी करने का आरोप मोदी और बीजेपी पर लगा डाला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आए, उन्होंने भी वही वीडियो घुमाया और सेम टू सेम वही बात दोहराई। मोदी के कहने पर ही बाढ़ दिल्ली तक आई। ऐसा लग रहा है मानो सबको एक ही स्क्रिप्ट रटाई गई है, एक ही बात फैलाने को कही गई है। हर कोई हथनीकुंड ही। नमस्कार,
नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के आईटीओ बैराज पर। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से पानी लगातार भरा हुआ है। इस वक्त नाले नदियां बनी हुई हैं और सड़कों पर दरिया बह रहा है। लगातार दिल्ली में स्थिति पहले खराब हुई, लेकिन उसके बाद स्थिति अब बेहतर होती जा रही है। अब दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अभी यमुना के लेवल की बात करें तो 205.78 मीटर है। यमुना अब उतने फ्लो से नहीं बह रही है जितना पिछले कुछ दिनों से बह रही थी। धीरे धीरे यमुना का जलस्तर अब डेंजर लेवल से भी नीचे आ जाएगा। हालांकि अभी डेंजर लेवल से कुछ सेंटीमीटर ऊपर यमुना बह रही है, लेकिन जब यमुना खतरे के लेवल को क्रॉस करके 208.6 मीटर तक भी गई थी, तब सबसे यमुना का विकराल रूप हमने देखा था। अलग अलग इलाकों में पानी भर गया था। लेकिन अब दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर कैसे वीवीआईपी इलाकों में से पानी को निकाला जाए। आईटीओ, लाल किला, सिविल लाइंस, इन सभी इलाकों को पानी से मुक्त कैसे किया जाए, इसी कोशिश में लगातार दिल्ली सरकार और प्रशासन लगा हुआ है। और एक बड़ी चुनौती दिल्ली का ये आईटीओ बैराज भी है। आईटीओ बैराज चुनौती इसीलिए है क्योंकि इस बैराज के 32 गेट हैं। अगर आप एक के बाद एक देखें तो लगातार ये सारे गेट्स हैं। इनमें से 5 गेट्स पहले बंद थे, जिसकी सूचना परसों से मिली। फिर उसके बाद कल आर्मी और नेवी को यहाँ पर तैनात किया गया। लगातार गोताखोर की टीमें यहाँ पर पहुंची और उसके बाद 24 घंटे की मशक्कत के बाद ये पहले गेट को खोला गया, जो इस वक्त आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी ये आधा ही खोला है ताकि यमुना का फ्लो बहुत ज्यादा इस तरफ से ना आए, क्योंकि जो बाकी के 4 गेट्स हैं उनको भी अभी खोला जाना है और ज्यादा गोताखोरों को भी दिक्कत ना आए। लेकिन ये 4 गेट्स अभी भी चुनौती बने हुए हैं। लगातार दिन रात यहाँ पर टीम्स काम कर रही हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पहुंचे हुए हैं। लगातार बोट्स के जरिए गोताखोर नीचे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। दरअसल इन गेट्स के आसपास सिल्ट, मड जम चुकी है और उन्हीं मड को निकालने के लिए अब इस वक्त लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। आज सुबह से लगातार ये काम चल रहा है, लेकिन अभी तक आज कोई कामयाबी किसी गेट को खोलने में नहीं मिल पाई है। लगातार दिल्ली की सड़कों पर अभी भी कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, जिसको निकालने का काम जारी है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष मिश्रा और आईटीओ से अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं। आईटीओ भी वो जगह है जहां पर कल से पानी भरा हुआ है। अतुल, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? पीयूष हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अतुल एक बार आईटीओ से स्थिति दिखाइए। कल पानी जितना था, क्या उससे थोड़ी राहत मिली है या फिर अभी भी स्थिति वैसी ही है जैसी कल जैसी थी? देखिए गोनिका, आईटीओ के मैं आपको हालात दिखाऊंगा। हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं। ये वो जगह है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं आया है। ये वो पानी है जो कि यमुना नदी के अंदर गिरना था, ड्रेन का पानी गिरना था। लेकिन ड्रेन 12 जब टूटा और ड्रेन 12 का जब रेगुलेटर टूटा और उसके बाद जो बांध वहां पर बनाया गया था वो वहां पर टूट गया। उसके बाद जो आईटीओ और जो सुप्रीम कोर्ट में पानी था, जो ड्रेन का पानी था, वो यमुना नदी में नहीं गिर सका, जिसके कारण ये पूरा जो फ्लो आप देख रहे हैं आईटीओ पर, ये पानी लगातार पिछले 3 दिन से इसी तरीके से भरा हुआ है। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि आर्मी को वहां पर बुलाना पड़ा, जिन्होंने ड्रेन 12 की मरम्मत कराई, बाकायदा उस रेगुलेटर को जोड़ा और उसके बाद वहां पर बांध बनाया गया। खुद रात भर एलजी वहां पर मौजूद थे। तो अभी भी जो पानी अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है। आईटीओ में हालात जस के तस है। इनकम टैक्स ऑफिस, जिसके नाम से आईटीओ स्टॉक का नाम पड़ा, वो पूरे तरीके से पानी से भरा पड़ा है। सेल्स टैक्स का ऑफिस है, उसके अंदर पानी है। इसके अलावा जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है उसके अंदर पानी है और आईटीओ की सड़कों पर आप पानी देख सकते हैं। हमने कल देखा गोनिका कि किस तरीके से एनडीआरएफ के चीफ जो अतुल करवाल हैं वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए थे, यमुना बाजार इलाकों में गए थे। इंडियन आर्मी को ड्रेन 12 पर बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ के चीफ सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके अलावा जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर नेवी को बुलाना पड़ा, क्योंकि गेट अभी तक आईटीओ बैराज के नहीं खुल सके हैं। तो आप स्थिति देखिए, जो इतनी भी सेंट्रल एजेंसियां, एनडीआरएफ है, इसके अलावा नेवी है और इसके अलावा जो आर्मी है वो सड़कों पर है। लेकिन जो दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उसकी अपनी कुछ नाव चल रही हैं। राहत और बचाव का काम कोई नहीं किया गया। लेकिन हमने देखा कि जो लोग खाने के लिए, जो लोग जिनको यमुना के निचले स्तर से निकाला गया, निचले इलाकों से निकाला गया, उनके लिए खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया गया। लेकिन वहां भी एनजीओ ज्यादा है। अगर 4 केले वहां पर गरीबों को बांटे जाते हैं तो 40 फोटोग्राफ लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि एक डॉग रेस्क्यू कराया गया है, उसको ब्रेड और दूध दिया जाता है तो 10 फोटो वहां पर खींची जाती है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर है। जिम्मेदारी बाढ़ के पानी की, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया उसके कारण ये पानी यहाँ पर आया है और उसके बाद यमुना का जलस्तर इतना ऊपर चला गया। लेकिन जो आईटीओ और सुप्रीम कोर्ट के आसपास के इलाके हैं, इसके अलावा पीछे हमारे जो पीछे पुल है उसके नीचे आईपी स्टेट थाना है, उस थाने के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो हालात यहाँ पर इस तरीके के हैं कि अभी देखना यह होगा कि आखिर ये पानी कब
तक यहाँ से निकलेगा। बिल्कुल अतुल, हालात खराब हैं, लगातार यहाँ यही कोशिश की जा रही है कि पानी निकले, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां से पानी की निकासी मुश्किल हो रही है। लेकिन अब बैराज की बात करते हैं। दरअसल दिल्ली में 3 ऐसे बैराज हैं। पहला वजीराबाद, जहां से दिल्ली में यमुना एंटर करती है, उसके बाद ये ITO बैराज आता है जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आता है, और फिर तीसरा बैराज है जो ओखला बैराज है जो कि यूपी सरकार के अंडर आता है। उस ओखला बैराज पर इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, यमुना का जल स्तर क्या है, वहां पर सिचुएशन कैसी है, हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के ओखला बैराज पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस बैराज के रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पानी का फ्लो जो है वो काफी बढ़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले जब पानी काफी ओवरफ्लो हो रहा था, ये यमुना का पानी है, जब पानी काफी ओवरफ्लो हो रहा था तो उस वक्त यहाँ पर पानी की मात्रा थी लगभग 3,45,000 क्यूसेक वाटर। लेकिन फिलहाल जो है वो लेवल कम हो चुका है और इस वक्त यहाँ पर बैराज के पानी को अगर नापा जाए तो वो आएगा 1,45,000 क्यूसेक वाटर। लेकिन पानी का जो फ्लो है वो काफी तेज है। हम आपको यहाँ पे जो स्केल है उसके माध्यम से समझाते हैं। आप देखिए स्केल में जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है 202.50 लेवल। उसके बाद ये घटता हुआ 202 तक पहुंचता है, फिर 201.50, उसके बाद 200.00, उसके बाद जो है वो घटता ही रहता है। इस वक्त पानी 198.00 लेवल पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। जब दिल्ली में काफी ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा था और पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, बैराज में पानी काफी ज्यादा था, तो उस वक्त इसका लेवल था 201.50। आप जहां पर वो लाल रेखा है, जहां से वो स्टार्टिंग में जो लाल पॉइंट है, वहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब पानी काफी ज्यादा ओवरफ्लो कर रहा था दिल्ली में कुछ 2 से 3 दिन पहले, तब वहां तक पानी था। उस वक्त दिल्ली में पानी यहाँ पर ओखला बैराज में जो पानी था उसका लेवल था 3,45,000 क्यूसेक, लेकिन अब वो घटकर 1,45,000 क्यूसेक हो चुका है। आपको ये समझाते हैं कि जब काफी ज्यादा पानी होता है तो ये जो ऊपर दरवाजे हैं बैराज के वो खोल दिए जाते हैं। इस वक्त ओखला बैराज के सभी दरवाजों को खोला गया है। ये दरवाजे ऊपर की तरफ जो किए हुए हैं ये दरवाजे ही हैं, इसको ऊपर कर दिया जाता है और इसीलिए पानी आराम से निकल के यहाँ से जाता हुआ आप देख भी सकते हैं। जब दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होती है और पानी का लेवल कम होता है तब उस वक्त इस दरवाजे को नीचे किया जाता है, यानी कि आप ये जो मुहाना है बैराज का वो बंद हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 कम से कम 12 से 15 हम यहाँ पर मुहाने देख सकते हैं जो बंद कर दिए जाते हैं। और बंद करने के बाद इसी के साथ जुड़ी हुई ये नहर है, यहाँ से पानी जो है वो फिर आगे बढ़ता है। ये देखिए, ये जब दरवाजा बंद हो जाता है तो पानी को इकट्ठा किया जाता है। पानी को इकट्ठा करने के बाद पानी में जो मिट्टी का लेवल है उसको नीचे किया जाता है। जब पानी में मिट्टी का लेवल नीचे हो जाता है तो उसके बाद बैराज के ठीक साथ में जुड़ी ये नहर है, इसी नहर के माध्यम से पानी को जो है आगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में या हरियाणा के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वो यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। नहर की तस्वीर हम आगे चल के आपको दिखाएं। देखिए बैराज के ठीक साथ में नहर भी है। मैं अपने कैमरा पर्सन दिनेश दिवांग जी से कहूँगा वो आगे आए तो आप यहाँ से नहर की तस्वीर भी देख सकते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है ये बैराज के साथ जुड़ा हुआ नहर का रास्ता है और ये नहर जो है यहाँ से होता हुआ पानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आता है। अब सवाल ये आता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और ये क्यों बैराज जो है वो अलग अलग सरकारों के अधीन होता है। उसका सवाल ये है कि यमुना एक अंतर्राज्यीय नदी है, यानी कई राज्यों से गुजरती हुई ये नदी आती है और इसीलिए अलग अलग राज्यों के पास से गुजरती हुई जब ये नदी पहुंचती है तो वहां पर जो उनका इलाका होता है वहां पर सरकारों का अलग अलग सरकारों का उसका कंट्रोल और वहां पे मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उस सरकार की होती है जहां से यमुना नदी गुजरती है। उसी तरह से ओखला बैराज ये इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। उसके कारण ये क्योंकि ये जो सामने आप बड़ी सी दीवार देख रहे हैं इसके इस तरफ का जो इलाका है वो दिल्ली का है और इसके उस तरफ का जो इलाका है वो पूरा उत्तर प्रदेश का है, यानी ये पानी यहाँ से होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। इसलिए इसका रखरखाव, इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की है। जब बाढ़ आती है और जब पानी काफी ज्यादा हो जाता है तो पानी को कंट्रोल करने का भी एक तरीका है, यानी हर जगह जहां से यमुना नदी गुजर रही है तो वहां पर फ्लड सेंटर्स बनाए जाते हैं, बाढ़ सेंटर्स बनाए जाते हैं और उन बाढ़ सेंटर्स की मदद से आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में तालमेल बैठता है और उसके बाद फैसला लिया जाता है कि पानी को कितनी मात्रा में रोका जाए और कितनी मात्रा तक वो पहुंच जाए तब पानी को छोड़ा जाए। तो ये सभी तरीके हैं जिस तरह से बैराज पे काम होता है।
बड़ा जो बड़ी चीज हम आपको दिखा रहे हैं वो ये जो बड़ा गेट है वो बाढ़ के समय खोल दिया जाता है, और जब बाढ़ नहीं होती है, जब पानी कम होता है, तो उस वक्त ये गेट नीचे कर दिया जाता है और पानी को इकट्ठा करके अलग अलग नहरों के माध्यम से जो है दिल्ली के अलग अलग इलाके और कई अलग अलग राज्यों के इलाकों तक उस पानी को पहुंचाया जाता है। तो पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से उन्होंने समझाया कि ओखला बैराज कैसे काम करता है, कैसे ये बैराज अलग अलग दिल्ली में होते हुए भी दूसरे राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। जिस आईटीओ बैराज पर मैं हूं ये हरियाणा गवर्नमेंट के अधीन आता है, और यही बात अब राजनीति का विषय भी बन गई है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ये कह रही है कि मेंटेनेंस का खर्चा दिल्ली सरकार को देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का यह कहना है कि हरियाणा सरकार के अधीन आता है तो उन्हें इसका रखरखाव देखना चाहिए। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, इस वक्त आप कहां पर है, वहां कैसी सिचुएशन है, पानी की क्या स्थिति है, क्या पानी के लेवल में कुछ कम हुआ जो सड़कों पर इस वक्त भरा हुआ है? कब तक लोग जो आसपास रहते थे, जिन इलाकों में जो इस रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, वो कब अपने घर अपनी झुग्गियों में वापस जा पाएंगे? बिल्कुल अजीब सवाल है गौनिका, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लोग जो है जिनके घरों में पानी भर गया है वो सड़कों पर रह रहे हैं, सड़कों पर टेंट लगे वहां पर रह रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के पास जो दिल्ली और नोएडा के पास जो डीएनडी का इलाका है वहां से जुड़ा हुआ यमुना खादरा का इलाका है, वहां पर मौजूद हूं। और आप यहाँ देखिए तस्वीरें, पानी कितना भरा हुआ है। पानी फिलहाल अभी भी देखा जा सकता है कि कमर तक नहीं तो कम से कम घुटने तक तो पानी है ही। देखिए सामने से एक शख्स बाहर निकलता हुआ आप देख सकते हो बाहर आ रहा है, लेकिन उसके घुटनों तक जो है पानी आपको जरूर नजर आएगा। जो आसपास जो इस इलाकों में लोग रहते हैं वो जरूर इस पानी का लुत्फ भी उठा रहे हैं, बच्चे अटकलियां मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पानी काफी गंदा ही है, इनको समझने की जरूरत है। अब जो है दिल्ली जो घर के काम है वो बाहर पानी जहां शुरू होता है वहीं पर ही जो है वो महिलाएं करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि जो गंदे कपड़े हैं वो यहीं पर धोए जा रहे हैं। ये एक यमुना खादर का इलाका है। सामने अगर मेरे कैमरा पर्सन दिनेश तिवारी जूम करके तस्वीरें दिखाएं तो वो झुग्गी सामने आपको दिखाई देगी। देखिए वो झुग्गी है जो इससे पहले जो पानी भरा हुआ था, पानी का लेवल काफी ऊपर था, वो पूरी तरह से डूबी हुई थी। अब वो झुग्गी हम देख सकते हैं वो वहां से पानी जो है नीचे उतर चुका है, यानी कि पानी का लेवल धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। ये दिल्ली का मयूर विहार के पास यमुना खादर का इलाका है। पानी हालांकि काफी भरा हुआ है, लेकिन 2 से 3 दिन के मुकाबले पानी जो है नीचे उतरा है। इसके कारण ये है कि यमुना में जो वाटर लेवल है गौनिका वो नीचे आता जा रहा है। 208 से फिलहाल वो 206 तक पहुंच गया है। हालांकि खतरे के निशान से यमुना अभी भी बह रही है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है वो काफी परेशान है, और पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया लोग इसी तरह से अपने घर के काम जो है वो बाहर ही कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि घर जो है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। जो मवेशी हैं उनको अंदर जो जहां पे पानी भर गया है वहां से बाहर निकाला गया है। देखिए जो भैंस है वो इस वक्त बिल्कुल सतह के पास जो पेड़ है वहां पर बांध के उनको रखा गया। सामने मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, कुछ लोग जिनके घर डूबे हुए थे और जो लोग घरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब पानी का लेवल नीचे हुआ है तो कुछ लोग बाहर आते आपको नजर आएंगे। देखिए रिक्शा जो है, रेडी जो है उसके ऊपर सामान रखकर, घर का सामान रखकर अब लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं लगातार आप वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात अभी भी यमुना खादर इलाके में है। लोग अभी भी मजबूर है अपने घरों से बाहर रहने के लिए, सड़कों पर रहने के लिए, जो रिलीफ टेंट्स हैं उनमें रहने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति लगातार हो रही है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह आक्रामक है। कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं। 25,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा एक खर्च का हिसाब मांगा कि 6800 करोड़ कहां खर्च हुए हैं, उसका पूरा लेखा जोखा ये मांगा गया है अरविंद केजरीवाल से। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं। यमुना की सफाई आखिर वक्त रहते क्यों नहीं की गई, ये तमाम आरोप मीनाक्षी लेखी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर हमने आम आदमी पार्टी से भी बात की। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, अभी भी वो यही आईटीओ बैराज पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले मैंने खुद उनसे बात की, और जो भी आरोप लग रहे हैं, इसके अलावा आईटीओ बैराज पर जिस तरीके से तेजी से काम हो रहा है, गेट्स खोलने की कोशिश की जा रही है, इन सभी चीजों पर हमने उनसे जवाब मांगा। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर क्या कहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज इस वक्त आईटीओ बैराज पर पहुंचे मुआयना करने के लिए। सौरभ जी, सबसे पहले तो कितना और वक्त लग सकता है दिल्ली को नॉर्मलाइज होने में? देखिए, अब तो पिछले 2 दिन से हथनी कुंड से भी पानी के लेवल्स काफ़ी कम हुए हैं। 1 लाख क्यूसेक से कम ही पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप लेवल देखें दिल्ली के,
तो वो 208.66 मीटर से कम होके अब करीब 205.8 मीटर पे आ गए हैं। तो करीब 3 मीटर जो है, 3 मीटर काफ़ी होता है पानी का कम होना, इसलिए जो है कई इलाकों से पानी जो है उतर भी गया है। जो हमारा ये जो ITO का बराज था, इसके भी 5 गेट्स जैम थे, वो भी अब 2 गेट्स खुल चुके हैं, तीसरे पे आप देख रहे हैं काम चल रहा है। तो होपफुली जो है 5 गेट खुल जाएंगे तो भी जो है बहुत सारा पानी जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। और बेसिकली अब तो जो है रिलीफ कैंप्स के ऊपर ही सरकार की वो है प्रायोरिटी कि वहाँ पे लोगों को दिक्कत ना हो। हरियाणा गवर्नमेंट लगातार ये कह रही है कि दिल्ली सरकार की तैयारी नहीं थी, दिल्ली सरकार को भी मैनेजमेंट करना चाहिए था, जबकि आप लोग का आरोप है कि ये हरियाणा गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, उनको ये देखना चाहिए था कि ये बैराज के गेट। आरोप नहीं है, आरोप तो परसों तक था जब तक हरियाणा मान नहीं रहा था कि उनका है। अब तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश दे दिए, तो अगर जांच के आदेश उन्होंने दिए तो जाहिर सी बात है उन्हीं का है, उन्होंने मान तो लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है और उन्हीं का था। हमने तो कई पत्र लिखे हैं जिसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा, उनको जल बोर्ड ने भी कहा कि ये जो है बराज है आप हमें दे दीजिए, क्योंकि हरियाणा कैसे मेंटेन कर पाएगा, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम कि वो यहाँ दूसरे राज्य में एक मेंटेनेंस कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि इस बार अब दोबारा हम केंद्र सरकार को लिखेंगे कि केंद्र सरकार इंटरवीन करके इस बैराज को जो है दिल्ली को दिलवाए। और अभी तो आर्मी की टीम भी जो है 3 दिन से लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है। आज सुबह से नेवी की टीम भी जो है यहाँ पे मेहनत कर रही है, उनके डाइवर्स भी आ गए हैं। प्राइवेट डाइवर भी आप देख सकते हैं, वो जो अपनी डाइविंग सूट जो है निकाल रहे हैं, वो भी लगातार 2-2 घंटे की शिफ्ट से नीचे जाके जो है इसकी जैम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी प्रोग्रेस है और बहुत चैलेंजिंग काम था जिसको ये किया गया है। मेंटेनेंस की बात है, हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है कि इसकी मेंटेनेंस का खर्चा दिल्ली सरकार को देना है, जबकि दिल्ली सरकार ने 5 साल से नहीं। ये तो झूठ बात है। आप बताइए, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हो, पिछले साल लिखी हो, उससे पिछले साल। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, जिन्होंने तमाम आरोपों का जवाब दिया। उनका कहना था कि ये हरियाणा सरकार के अंडर है, इसलिए हरियाणा सरकार को ही इसे देखना चाहिए। दरअसल इस ITO बैराज को बनाया इसलिए गया था क्योंकि यहाँ से आगे जब यमुना ओखला की तरफ जाती है तो उसके बाद फरीदाबाद में एंटर करती है, और यही वजह है कि यही ITO का जो बैराज है ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर हरियाणा सरकार सक्रिय हो गई है कि आखिर इसके 5 गेट कैसे बंद हुए। इन्हीं सारे आरोपों पर मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बाकायदा कमेटी गठित की है 2 इंजीनियर्स की, वो 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मनोहर लाल खट्टर ने खुद जवाब दिया है। सुनिए दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई PhD चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर PhD मिल जाए। नियम है, और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी की प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं, तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है। आवश्यकता भी होती है, डाइवर्ट करते भी हैं, डिमांड भी होती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एक तो डाइवर्शन जो है नहरों का, ये रोक दिया जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा फ्लो के कारण से, उस प्रेशर के कारण से अगर पानी का रास्ता उसको मिलेगा तो उस सिस्टम को तोड़ देगा, और इसको बंद रखा जाएगा तो वो सिस्टम सुरक्षित रहेगा और फिर पानी का जो नेचुरल फ्लो है उधर पानी जाएगा। नदियाँ जो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।